नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पश्चिम बंगाल की बात हुए काफ़ी दिन हो गए। पश्चिम बंगाल की बात इसलिए करनी पड़ रही है कि कोलकाता में जो हिंसा का तांडव चल रहा है पश्चिम बंगाल में, वो हिंसा का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है और तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर डिनाइल मोड में है। देखिए, वैसे तो कोलकाता में हिंसा का जो इतिहास है वो आज़ादी के पहले से है, लेकिन पिछले 50 सालों में वो हिंसा और विकराल रूप लेती गई। उसकी वजह ये है कि कोई इफ़ेक्टिव अपोजिशन नहीं रहा। जब भी हिंसा का आप दौर देखेंगे, जब जब हुआ है तब तब विपक्ष कमज़ोर रहा है। कमज़ोर विपक्ष के सामने सत्तारूढ़ दल को लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है और करके बच के निकल सकता है। कोई भी सत्तारूढ़ दल हो, विपक्ष हो, कोई भी राजनीतिक दल हो जो चुनावी राजनीति में है, वो सिर्फ एक बात से डरता है और वो है वोट जाने का डर। अगर वोट जाने का डर नहीं हो तो फिर उससे ज़्यादा निरंकुश कोई होता नहीं। पश्चिम बंगाल में वही हो रहा है। पिछला इतिहास आप जानते हैं। कांग्रेस का दौर, सिद्धार्थ शंकर रे की सरकार का, उसके बाद ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य का दौर, उसके बाद ममता बनर्जी। आप याद कीजिए, 2011 में पहली बार ममता बनर्जी जीती, फिर 2016 में दूसरी बार जीती। 11 और 16 में जीत के बाद हिंसा नहीं हुई। कभी आपने सोचा कि क्यों ऐसा हुआ? जीत तो तब भी हुई थी और ख़ासतौर से 2016 की जीत तो बहुत बड़ी जीत थी। 211 सीटें जीती थी। इस बार उससे सिर्फ 2 ज़्यादा सीटें आई हैं। उस समय हिंसा क्यों नहीं हुई इस पैमाने पर जिस तरह से जो है 2021 के चुनाव नतीजे के बाद हुई? डर निकल गया। किसका डर? टीएमसी के कैडर का नहीं, जो लोग हिंसा करते हैं उनका नहीं, जिनसे हिंसा करवाई जाती है उनमें नहीं, उनका डर नहीं निकल गया। उनको तो डर कभी था ही नहीं, क्योंकि उनको हमेशा से सरकार का प्रोटेक्शन मिलता रहा है, पुलिस का प्रोटेक्शन मिलता रहा है। डर निकल गया ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के मन से। किस बात का डर? वही वोट का डर। जब तक 2011 और 2016 में सीपीएम और कांग्रेस दोनों थोड़ा बहुत अपने पैर पर खड़ी थी, लड़ने की स्थिति में थी, बीजेपी कहीं सीन में नहीं थी। बीजेपी के आने, कांग्रेस और सीपीएम के मटिया मेट होने, ये 2 चीज़ें हुई हैं एक साथ 2021 में। सीपीएम और कांग्रेस पूरी तरह से सफाया हो गया, न केवल सीट में बल्कि वोट बेस में भी। और बीजेपी का उभार हुआ। 3 सीट से बीजेपी 72, 74, 75 जीती थी। 3-4 लोग चले गए, अब 70-71 रह गए। तो बीजेपी के आने से क्यों डर निकल गया? क्योंकि ममता बनर्जी को मालूम है कि बीजेपी जितना एग्रेसिव होगी, ममता बनर्जी का वोट उतना ज़्यादा कंसोलिडेट होगा। तो ये डर निकल गया कि कांग्रेस और सीपीएम होंगे तो वो मुस्लिम वोटों का बंटवारा करेंगे। उस वोट बैंक के बंटवारे का डर ममता बनर्जी के मन से निकल गया और उनके मन से जब ये डर निकल गया तो उन्होंने उस अपने वोट बैंक को अभयदान दे दिया। इस समय पश्चिम बंगाल में जो स्थिति है उसे देखकर आपको लगेगा कि एक समुदाय कानून से ऊपर हो गया है। वो कुछ भी कर सकता है। आपके घर में आग लगा सकता है, आपका घर लूट सकता है, आपकी हत्या कर सकता है, आपके घर की महिलाओं के साथ बलात्कार कर सकता है, आपको वो गांव, घर, वो शहर, वो कस्बा छोड़कर भागने पर मजबूर कर सकता है। कुछ भी आपके साथ कर सकता है और पुलिस दूसरी तरफ देखती रहेगी। ये सब हो रहा है, पहले भी हो रहा था, तब भी और आज भी। तृणमूल कांग्रेस की सरकार डिनाइल मोड में है कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, ये बेकार का प्रचार है। उस समय कहा गया कि बीजेपी का प्रचार है, बीजेपी झूठे वीडियो बनाकर जो है सोशल मीडिया पर डाल रही है। अब जांच होने लगी तो पता चला कि सब सही था, और सही था ही। जले हुए घर उसकी गवाही देते हैं। जो लोग भागकर दूसरे प्रदेश में गए वो उसकी गवाही देते हैं। जिन लोगों की हत्या हुई उनका जो पार्थिव शरीर है वो गवाही देता है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस पर इसका कोई असर नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसके वोट बैंक पर कोई जो है शंका नहीं है। उसका वोट बैंक पूरी तरह से सुरक्षित है, बल्कि और मजबूत हो रहा है। तो इस अराजकता की आड़ में, मैं इसे अराजकता ही कहूँगा, कि अगर सरकार, सत्तारूढ़ दल, सत्ता प्रशासन अगर ऐसे लोगों का साथ देने लगे जो गुंडे, मवाली, आतताई,
जो आतंकवादी, जो उपद्रवी हैं, उनका साथ देने लगे तो ये अराजकता का ही लक्षण है, उसी का प्रमाण है। तो पश्चिम बंगाल में वही हो रहा है। केवल इतना होता तो भी शायद कुछ गनीमत होती, मतलब इसको मैं अच्छी स्थिति नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इससे बुरी स्थिति है। इसकी कल्पना कीजिए, इसकी आड़ में डेमोग्राफिक चेंज की कोशिशें हो रही हैं, उसका प्रयास चल रहा है, उसका अभियान चल रहा है। अभी जो बांग्लादेशी घुसपैठिए और ऐसे तत्व कहीं एक जगह पर कंसंट्रेटेड हैं, ज़्यादा बसे हुए हैं, उनको फैलाया जा रहा है, उन हिस्सों में भी पहुंचाया जा रहा है जहां वो नहीं थे। तो अपने वोट बैंक का विस्तार कर रही हैं ममता बनर्जी, और उन पर दबाव चौतरफा है। चौतरफा दबाव किस तरह का है? एक तो मैंने कहा कि वोट बैंक का जो उसका खतरा था वो निकल गया, वो डर निकल गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारे दबाव ख़त्म हो गए। दबाव है जांच एजेंसियों का। अभी चूँकि माहौल चल रहा था दुर्गा पूजा का, उसकी वजह से जो है जांच एजेंसियों का काम थोड़ा धीमा हो गया, शिथिल हो गया था। अब दुर्गा पूजा उत्सव समारोह का समय ख़त्म हो गया है, जांच फिर से तेज होगी। जो हिंसा हुई थी उसकी जांच हाई कोर्ट की निगरानी में हो रही है, तो वो मामला लगातार आगे बढ़ रहा है, चार्जशीट फाइल हो रही है लगातार। अब कुछ ही दिनों में कन्विक्शन शुरू होगा। और उसके अलावा जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के और ख़ासतौर से ममता बनर्जी की बात करें, उनके करीबी जेल जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे में फंस रहे हैं, तो लोगों के मन में भ्रष्टाचार और इस अराजकता, इस हिंसा, इस सांप्रदायिकता को लेकर जो नाराज़गी, जो संतोष है, वो अभी दबा हुआ है। लेकिन वो एक ज्वालामुखी की तरह है, जब तक धरती के अंदर है तब तक थोड़ी आंच पता चलती है और कुछ पता नहीं चलता। जिस दिन फूटेगा और लावा निकलेगा, उस दिन तृणमूल कांग्रेस के लिए बचना कठिन हो जाएगा। लेकिन वो कब होगा? भारतीय जनता पार्टी जैसे पहले के रिजीम में रहा है, जब कांग्रेस का शासन था, उसके बाद जब सीपीएम का शासन था, और अब ममता बनर्जी का, वो पार्टी हमेशा, विपक्ष में जो पार्टी होती है, हमेशा कमज़ोर दिखाई देती है, वो अक्षम दिखाई देती है। ये जो नबन्ना अभियान था बीजेपी का, पहली बार बीजेपी ताकत में दिखाई दी। पहली बार लगा कि बीजेपी ज़मीन पर, सड़क पर लड़ने के लिए तैयार है। और आप इतिहास उठाकर देखिए, पश्चिम बंगाल का सत्ता परिवर्तन बिना हिंसा के नहीं हुआ है। तो इस बार बिना हिंसा के हो जाएगा, ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे। तो क्या बीजेपी उसी रास्ते पर जाएगी जब कांग्रेस के राज में जिस रास्ते पर सीपीएम गई, और सीपीएम के राज में जिस रास्ते पर तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी गई, क्या बीजेपी उसी रास्ते पर जाएगी? एक फ़र्क है जो सिद्धार्थ शंकर रे के समय था कि केंद्र और राज्य में एक ही सरकार थी। इस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, और बीजेपी हमेशा उसकी नज़र केंद्र की ओर रहती है कि वहाँ से मदद आएगी। लेकिन वहाँ से मदद संवैधानिक व्यवस्था जैसी है, उसमें मदद आना बहुत कठिन है। वो मदद बीजेपी के गले का पत्थर भी बन सकती है। बीजेपी के राज्य के नेताओं के दबाव में अगर केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त कर देती है, तो वो अगर जुडिशियल स्क्रूटनी से पास नहीं हो पाई, अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर नहीं लगाई, तो उसके बाद जो होगा वो बीजेपी के लिए और ज़्यादा बुरा होगा। तो ये जो लाभ हानि का जो गुणा गणित है, उसमें अभी तक बीजेपी ये फैसला नहीं कर पाई है कि राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, और जो केंद्र का रवैया है उससे लग रहा है कि वो राष्ट्रपति शासन लगाने के मूड में भी नहीं है। उसको मालूम है कि इसका नतीजा क्या होगा, लेकिन राज्य की जो इकाई है वो लगातार इस बात का दबाव बना रही है। अभी जो नेतृत्व है पश्चिम बंगाल में बीजेपी का, शुभेंदु अधिकारी जो विधायक दल के नेता हैं और सुकांत मजूमदार जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि प्रभावी हो रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी की जो राजनीति है, उनको मालूम है कि उनका जो वोट बैंक है, सॉलिड वोट बैंक, और उनकी जो चुनावी मशीनरी है, वो किसी भी अपोजिशन का सामना करने, उसको हराने में सक्षम है। तो जब तक उस तरह का वोट बैंक और चुनावी मशीनरी बीजेपी नहीं बना पाती,
तब तक उसके लिए मुश्किल है। केवल उम्मीद की किरण बीजेपी के लिए ये है, उसकी अपनी ताकत से नहीं, उसकी अपनी योजना से नहीं, उसकी अपनी रणनीति से नहीं। वो ये है कि सीपीएम में अंकुर दिखाई देने लगे हैं रिवाइवल के। अगर सीपीएम थोड़ा बढ़ती है आगे तो पहला उसका असर होगा कि वो मुस्लिम वोटों का बंटवारा करेगी। इसी को ध्यान में रख के सीपीएम ने मोहम्मद सलीम को प्रदेश पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी है। मुसलमानों में उनका अच्छा प्रभाव है, पुराने नेता हैं, और उसके अलावा वो कोशिश कर रहे हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी का सेंटीमेंट है उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो अगर ये फाइट ट्रायंगुलर हो जाती है, सीपीएम थोड़ा बढ़ती है, सीपीएम अभी जिस हालत में है उसमें वो जितना भी बढ़े उसके वोट जो है सीट में नहीं कन्वर्ट होने वाले, लेकिन अगर वो बढ़ती है तो उसका नुकसान सबसे ज़्यादा तृणमूल कांग्रेस को होगा। ये डर ममता बनर्जी के मन में ज़रूर होगा। तो इसलिए वो सीपीएम ना उठने पाए, सीपीएम ना बढ़ने पाए, इसकी पूरी कोशिश करेंगी। बीजेपी आक्रामक हो ये उनको सूट करता है, बीजेपी की आक्रामकता हमला उनको सूट करता है। दूसरा, ये हिंसा का दौर फिर से क्यों शुरू हुआ? शांति हो गई थी बीच में, उस मुलाकात के बाद दार्जिलिंग वाली, लग रहा था कि कोई समझौता हुआ है। ममता बनर्जी को ये समझ में आ गया है कि अब उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा का कोई उपाय है नहीं, उसके लिए सारे दरवाजे बंद हैं। तो उनको लग रहा है कि ऐसा ना हो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा के चक्कर में राज्य भी निकल जाए। तो उनका पूरा ध्यान इस समय पश्चिम बंगाल पर फिर से आ गया है। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो आपस के झगड़े थे वो सुनाई नहीं देते। अब अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के मतभेद की बातें अब सुनाई नहीं देती हैं, क्योंकि जिस तरह से शिकंजा ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स का कस रहा है उसमें लगातार तृणमूल कांग्रेस के नेता फंसते जा रहे हैं। और ये भ्रष्टाचार का मुद्दा इस बार ऐसा है, 2016 में भी बीजेपी ने उठाने की कोशिश की थी, वो चला नहीं था। इस बार ये मुद्दा तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ चिपक रहा है, लोग मानने को तैयार हो गए। और वही जो मैं बार बार कहता हूँ कि वो जो कैश दिखाई दिया 50-51 करोड़ का जो नोट दिखाई दिए, उसने लोगों का जो है वो मन बदला है। उसने लोगों को विश्वास दिलाया है कि ज़रूर बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। वैसे तो लोगों को पता होता है, अगर भर्ती में घोटाला हो तो ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन उसको विश्वास दिलाने के लिए किसी एविडेंस की, किसी प्रमाण की ज़रूरत होती है, जो मिल गया। तो इसलिए सीपीएम का किसी भी सूरत में किसी भी स्तर पर बढ़ना ममता बनर्जी की जो अपराजयता है पश्चिम बंगाल में उसको संदिग्ध बना देता है। तो ममता बनर्जी अगर हारेंगी तो बीजेपी के बढ़ने से उतना नहीं जितना सीपीएम के बढ़ने से, क्योंकि सीपीएम के बढ़ते ही उनका जो वोट बैंक इस समय जो सॉलिड वोट बैंक है, जो कहीं से टस से मस नहीं होता हुआ दिख रहा है, उसमें दरार आएगी और वही दरार बीजेपी की मदद कर सकता है। इसी 40, 48, 39, 40, 42 वोट परसेंटेज पर बीजेपी ज़्यादा सीटें जीत सकती है। तो पश्चिम बंगाल की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, इसलिए कि वो एक बॉर्डर स्टेट भी है। वहाँ जिस तरह से घुसपैठ हो रही है, जिस तरह से आतंकवादियों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ सक्रिय हैं वहाँ, जिस तरह से डेमोग्राफी जो है बदलने की कोशिश हो रही है, वो कुल मिलाकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए खतरा है। तो तृणमूल कांग्रेस का कमज़ोर होना देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छा संकेत है, अगर ऐसा होता है तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।